नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है आपदा आपदा प्रबंधन से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है दोस्तों, उसका हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दे। आशा है दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आप याद रखिएगा, आप जितना भी हम प्रश्न डिस्कस करेंगे यहाँ से, ये पार्ट 1 है और यहाँ के जितना भी प्रश्न अभी हम लेंगे वो सभी आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही अच्छा से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा दोस्तों। आशा है कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहीं से प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु पे। तो दोस्तों पहला प्रश्न कर रहा है, यानी कि देखिए यहाँ आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए या क्या कहते हैं, एक पेन कॉपी निकाल लीजिए और जो है वहाँ पे नंबर 1 2 करके इस तरह से लिख लीजिए और सेट आप जो है बारीकी से सेट मेरे तरफ मेरे साथ मारते चलिए। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन से हैं। तो नदियों में बाढ़ कैसे आता है, क्यों आता है, बताइए इसका प्रमुख कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन में है जल की अधिकता, दूसरा है नदी के तल में अवसाद का जमाव, तीसरा है गौ नंबर में है वर्षा की अधिक होना, या इनमें घ में है इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी जल की अधिकता। जल की जब अधिकता हो जाती है तो नदी में क्या आती है, बाढ़ आ जाती है, उफान आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन 1 में क में है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ख में है दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन ग में है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन घ में है उत्तरी क्षेत्र। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलिएगा। देखिए क्या कहते हैं कि बिहार का जो कौन सा क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त है। तो उत्तरी क्षेत्र जो है ना, बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या है, बाढ़ग्रस्त है। दोस्तों इसका आंसर घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घ। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में को किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है, गंगा को, गंडक को, या कोसी को, या पुनपुन नदी को। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो आप लोग, हम आशा है कि आप लोग जानते होंगे इसका आंसर। तो जो है ना कोसी नदी को जो है, किसको, कोसी नदी को जो है क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा गया। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये जो हम डिस्कस कर रहे क्वेश्चन, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अभी निकाल लीजिए, लिख लीजिए कॉपी कलम और देखिएगा एग्ज़ाम जब आपका होगा तो वहाँ पे इसी में से प्रश्न देखने को मिलेगा। समझ लीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो आप आइएगा तो डिसलाइक करके चल जाइएगा चैनल को। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न जो कर रहा है आपका कि बाढ़ क्या है, बताइए बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, या सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। क्या है दोस्तों, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा प्रश्न जो है कर रहा है कि ये सूखा किस जो है ना, ये सूखा किस प्रकार का आपदा है, बताइए। तो सूखा, ये पहला नंबर में है, क में प्राकृतिक आपदा है, ख में मानवीय आपदा है, ग में है सामान्य आपदा है, घ में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए ये जो सूखा है ये किस प्रकार का आपदा है। तो सूखा जो है ये प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है, प्राकृतिक। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न क्या कर रहा है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक आती है, पूर्व सूचना के अनुसार आती है, धीरे धीरे आती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो सूखा की स्थिति है ये कब आती है। तो सूखा की स्थिति अचानक आ जाती है, कह के नहीं आती है, सूचना दे के नहीं आती कि हम आ रहे हैं तुम लोग सचेत हो जाए, नहीं, ये अचानक आ जाती है। 6 का क आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां, आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते। दोस्तों सातवां प्रश्न कह रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। सूखा के लिए कौन जिम्मेवार है, बताइए। वर्षा की कमी है, या भूकंप है, या बाढ़ है, या ज्वालामुखी क्रिया है। तो ये जो है ना सूखे के लिए जो है ये वर्षा की कमी, वर्षा की जब कमी हो जाती है तो ये क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है दोस्तों। और इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, हम लोग मनुष्य है। ये क्यों पड़ता है सूखा, बताइए। तो ये जो है ना हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं और पेड़ पौधा काटने के कारण जो है समय पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, समय पर बारिश नहीं होने के कारण क्या पड़ती है, सूखा की स्थिति आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि सूखे से बचाव का मुख्य उपाय क्या है। तो पहला है नदियों को
आपस में जोड़ देना, या ख में है वर्षा जल का संग्रहण करना, या गौ में है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, घ में है इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, तो ये सूखे से बचाव का क्या उपाय है बताइए। तो वर्षा जल को अगर हम संग्रह करके रखते हैं तो इससे क्या होगा, हमें सूखा की स्थिति से बचने का उपाय मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 8 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए 8 प्रश्न ही हम लोग इसमें था। ठीक है, आशा है कि आप लोग तो समझ गएंगे। और देख लीजिएगा आप, एक भी इसमें से एक भी आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिए। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मैं किस तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको रट जाइए दोस्तों, याद कर लीजिए। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, जो कुछ ही ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया हूँ, समझिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया आपके लिए एग्जाम के व्यू से, कि जिससे कि आपके एग्जाम में यही सटीक प्रश्न आए। आप ज़्यादा माथा पेची नहीं कीजिए, क्योंकि ज़्यादा याद करने के बाद जो है नहीं आता है प्रश्न, बच्चा याद करके छोड़ देता है, याद कर लेता है। इसीलिए जो ज़रूरी है वही प्रश्न लिया हूँ मैं। पहला प्रश्न क्या करा, देखिए लघु उत्तर में क्या करा है कि बाढ़ कैसे आती है बताइए, स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए, भीविया है। ठीक है, चलिए बाढ़ कैसे आती है, तो देखिए मानसून की अनिश्चितता के कारण बाढ़ आती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण क्या आती है दोस्तों, ये बाढ़ आती है, मानसून। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जो है ना, क्या बोलेंगे इसका आंसर, मानसून की जो अनिश्चितता है इसी कारण क्या आती है, बाढ़ आती है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार जल के देवता इंद्र को माना जाता है। ठीक है, जिनका जिनका क्रोधित होने से अनावृष्टि होती है और बाढ़ आती है, किंतु वर्तमान में मानवीय कारण माना जाने लगा है। जैसे बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाए गए हैं। जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो बांध और तटबंधन क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिससे क्या आती है, बाढ़ आती है। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न में, बाढ़ कैसे आती है। देखिए मानसून की जो अनिश्चितता है ना, इसी कारण क्या आती है, बाढ़ आती है। मतलब मानसून समय पर नहीं आना, जब मन तब आ गया, जब मन तब चल गया। ठीक है, यानी और एक मान कथा भी है, यानी कि भारतीय धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उसके अनुसार जो है कि इंद्र को जो है ना, यानी कि जल का देवता माना जाता है। जल के देवता किसको माना जाता है, इंद्र को माना जाता है। ये एक कथा ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा साइंस जो है इसको थोड़े मानता है। लेकिन आज का जो हमारा साइंस है, इनको क्या माना गया है कि ये मानवीय कारण के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, साइंस क्या मानता है कि ये मानव के जो है ये जो कारण है ना, ये अभी हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्योंकि मानव क्या कर रहा है, वृक्ष को क्या कर रहा है, वृक्ष की कटाई कर रहा है। वृक्ष कटाई करने के कारण क्या होता है, समय समय पे बारिश नहीं हो पा रही है, इसीलिए। ठीक है, लेकिन पहले धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इंद्रदेव के कारण जो है ये मतलब उन्हीं के क्रोध के से ही वर्षा होती थी, या इस तरह से मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें साइंस का जो है, साइंस को हम लोग मानते हैं, इसीलिए हम लोग साइंस के अनुसार यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या लिखना दोस्तों, किंतु वर्तमान में मानवीय कारण जो है माना गया है इसको। ठीक है, सॉरी दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि बाढ़ से होने वाली जो हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से होने वाली हानि क्या है बताइए। तो बाढ़ से जो होने वाली हानि है कि बाढ़ आने से अनेक हानियां होती है, जिससे हम इसमें अधिक जनसंख्या प्रभावित होती है, महामारी फैल जाती है, मकानों का गिरना, फसलों की बर्बाद होती है। ठीक है, आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग याद ही कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है कि बाढ़ से होने वाली हानि क्या है, चर्चा करें। तो आप लिखिएगा कि बाढ़ आने से अनेक हानियां होती है, जिससे इसमें अधिक जनसंख्या प्रभावित होती है और महामारी क्या होती है, फैलती है। मकानों का क्या होता है, गिरता है, मकान और सब गिर जाता है। फसलों की क्या होती है, बर्बादी होती, काफ़ी क्षति होती है दोस्तों। अगला तीसरा प्रश्न क्या करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में रहेगा दोस्तों, वही प्रश्न मैं लिया हूँ यहाँ पे। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां को लिखे। ठीक है, बाढ़ से जो सुरक्षा होती, क्या कहते हैं, जो अपनाई जाने वाली जो सावधानी है, उनको क्या होता है। देखिए बाढ़ की विनाश लीला को रोकने के लिए बांध और तटबंध का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ खामियों के चलते इस प्रबंध पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसके लिए वर्तमान समय में विश्व के कई देशों ने नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया है तथा जल की निकासी इस प्रक्रिया से होने के प्रबंध होता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। बाढ़ से सुरक्षा हेतु सावधानियां निम्न प्रकार है। दोस्तों आशा है कि समझ रहे होंगे आप लोग। एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है,
एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इस ऐसे ऐसे इमारतों या भवनों का निर्माण रसायन मिश्रित कच्चे मालों का प्रयोग हो जिससे बाढ़ से के बावजूद मकान बर्बाद नहीं हो, ठीक है, हो सके, ठीक है। आम लोगों को सलाह देनी चाहिए कि मकान का जो निर्माण है पूर्णतः नदी के किनारे तथा नदी के संकरी ढालों पर नहीं करना चाहिए। नदी से मकानों से दूर कम से कम 250 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये आशा है कि समझ रहे आप लोग। क्या कर रहा है, इसके लिए तत्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए कि इस कार्य में पंचायत द्वारा बाढ़ के पूर्व पर्याप्त क्या कहता है पंप सेट की व्यवस्था क्या कहते हैं हो, ठीक है। स्तंभ आधारित मकान होनी चाहिए और स्तंभ की गहराई काफ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी सुरक्षाएं दोस्तों हमें बाढ़ से बचने का है, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बाढ़ जो है ना, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। तो देखिए बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय क्या है। बाढ़ जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक है कि वैकल्पिक प्रबंध और दूसरा पूर्व सूचना प्रबंध। यानी कि वैकल्पिक, जब बाढ़ आए तो हमारे पास बहुत सारा विकल्प हो। दूसरा है कि बाढ़ आने से पहले हमें सूचना प्रबंध पता चल जाए। यानी वैकल्पिक प्रबंध क्या है। वैकल्पिक प्रबंध में परिस्थिति के अनुरूप, ठीक है, टिकाऊ प्रबंध को प्राथमिकता दी गई है। इसमें भवनों का निर्माण, मकान का निर्माण, नदी से दूर मकान की दीवार, सीमेंट, कंक्रीट और स्तंभ का निर्माण काफ़ी गहराई तक बताया गया है। दूसरा है पूर्व सूचना प्रबंध। इसमें सुदूर संवेदन सूचनाएं निश्चित रूप से एकत्रित की जानी चाहिए। पूर्व सूचना पर विद्यालय बंद कर देना चाहिए और स्थानीय अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गांव, विद्यालय और पंचायत में स्विमिंग जैकेट क्या कहते हैं की व्यवस्था होनी चाहिए। डीटीटी का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और मृत जानवरों को शीघ्र हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों यही उपाय है हमें बाढ़ नियंत्रण बचाने के। देखिए उपाय क्या है कि जब बाढ़ आए ना, उससे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, हमारे पास उपाय विकल्प रहता है कि हम लोग बांध की क्या कहते हैं मजबूती से उसको हम लोग बंधवा ले, या क्या कहते हैं मकाम जो है जितना भी सीमेंट बालू सीमेंट का हो, काफ़ी गहराई तक मकाम को जो है क्या कहते हैं मतलब रहना चाहिए, अच्छा से निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात क्या कहते हैं, जो हमारा जो विद्यालय है, ये सभी हमारे सूचना आने से मतलब बाढ़ आने से पहले हम सूचना देना चाहिए कि विद्यालय बंद कर दे बच्चों का। और क्या कहते हैं जो हम महामारी ना हो इसके लिए, क्योंकि बहुत मवेशी सब मरता है, बहुत सारा जीव जंतु मरता है, उसके लिए डीटीटी का छिड़काव करना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, मृत जानवरों को जल्दी से हटा देना चाहिए। ये सारी बीमारी से बचने का क्या है उपाय है जब बाढ़ आए। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो देखिए दोस्तों, जरूर समझ जाइएगा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। समझिए 5वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सूखे क्या कर रहा है, सूखे की स्थिति का जो है ना, देखिए सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। तो देखिए वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे सुखाड़ की संज्ञा दी गई है। इसमें आम लोग के सामने 3 बड़ी समस्या होती है। पहला, फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी, दूसरा पेयजल की कमी, ठीक है, और तीसरा क्या होता है मवेशियों के लिए चारे की कमी। पहला और इसको दूसरा और इसको क्या कहते हैं तीसरा, ठीक है, 3 कमी। देखिए सूखा की स्थिति जब आती है ना तो हमें बहुत सारा चीज़ का सामना करना पड़ता है। देखिए जैसे फसल न लगने के खाद में कमी, जब सुखाड़ पड़ जाएगा तो फसल लगबे नहीं करेगा। पेयजल की कमी, जल ही नहीं रहेगा तो फसल में पानी कहाँ से दीजिएगा। मवेशियों के लिए चारे की कमी, फिर जब फसलें नहीं होगा तो चारा कहाँ से आएगा। ये सभी सुखाड़ की स्थिति है। 6ठा प्रश्न क्या कह रहा है, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कौन है। देखिए वर्षा का न होना मुख्य रूप से सुखाड़ का कारण माना जाता है, ठीक है। अगर वर्षा नहीं होती है तो समय समय पे तो सुखाड़ होवे करेगा, ठीक है। इसी का सुखाड़ मतलब को वर्षा को ही क्या कहते हैं जो है सुखाड़ का कारण माना गया है। अगला 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सुखाड़ से बचाव के तरीके का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए सुखाड़ जैसी आपदा के लिए के प्रबंधन हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। तो देखिए ये जो है ना सुखाड़ से बचने के लिए जो है आपदा प्रबंधन को 2 प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए जो जरूरी है। ये दीर्घकालीन और लघुकालीन देखिए एक होता है, एक योजना का है, पहला है कि दीर्घकालीन, दूसरा क्या है लघुकालीन। देखिए दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, ठीक है ना, पइन, आहार क्या कहते हैं पाइप है ना, आहर के विकास की ज़रूरत है, ठीक है। नहर के माध्यम से जलाशयों में जल लाया जा सकता है। कोसी कामन, ठीक है, क्षेत्र
कोसी कामंड क्षेत्र, गंडक कामंड क्षेत्र तथा चंदन किउल बरुआ कामंड क्षेत्र सुखाड़ के समय नहर प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक आपदा से को कम करने का प्रयास है। ठीक है, तालाब बनाने का मूल उद्देश्य जल संग्रह है। कुएं से भूमिगत जल का उपयोग होता है। कुएं से क्या होता है? भूमिगत जल का उपयोग होता है। सुखाड़ से बचाव का तरीका है कि हमें ये सभी जो नदी है इस सभी को हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छी तरीक़ा से इसे रखनी चाहिए, मतलब जोड़ करके रखनी चाहिए सभी को, जिससे कि कभी सुखाड़ की स्थिति पैदा ना हो। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। बिहार में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, भी है, समझिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, चर्चा करें। तो संपूर्ण भारत या विश्व में बिहार की बाढ़ का भयानक रूप अपना अलग रखता है। ठीक है, अपना स्थान अलग रखता है, यानी कहने का मतलब पूरे विश्व में बिहार में जब भयानक बाढ़ आती है इसका रूप ही समझिए अलग है। बिहार में कोसी नदी जो है ना दोस्तों, हमारे गांव के बगल में ही कोसी नदी बहती है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक दिन वीडियो बना के आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत ही देखिए दोस्तों, होता क्या है, कोसी नदी क्या काम करती है, कोसी जो है ना रास्ता बनाती है। जैसे मान लीजिए वो खेतों को किधर काट देगा, किधर काट के लेकर चली जाएगी, मत पूछिए इसका कहना, यानी कि समझे। तो ये बिहार में जो कोसी नदी है इसे बिहार का क्या कहता है, शोक कहा जाता है। ये जो क्या करती है, रास्ता बनाती है, इसीलिए इसको शोक कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक। इसकी क्या कहता है, विभीषिका तो इतनी भयावह होती है कि 2008 ईस्वी में आई बाढ़ ने विश्व स्तर पर मदद देनी पड़ी। ठीक है, यानी कि 2008 में जो कोसी नदी में इतनी भयावह बाढ़ आई थी कि विश्व स्तर पर इसको क्या कहते हैं, लोगों को मदद करना पड़ा इसमें आकर के। इसमें बर्बादी का आंकड़ा भी लगाना मुश्किल हो गया था। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल सीमा पर कुशहा के पास तटबंध टूटने से आई बाढ़ ने भी कोसी की धारा ही बदल दी थी। ठीक है, कुशहा दोस्तों हमारे गांव के थोड़ा 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हट के है, यानी कहने का भारत नेपाल सीमा पर जो कुशहा के पास तटबंधन जो क्या कहते हैं बाढ़ थी, ये जो है ना कोसी नदी पे मतलब काफ़ी समझिए इस तरह से पानी यहाँ से छोड़ा गया, बांध टूट गया था कुशहा का। कारण स्पष्ट है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, जो नदियों का मास स्थल है। नेपाल द्वारा छोड़ी गई जल सबसे पहले बिहार में ही प्रवेश करता है। देखिए दोस्तों, है क्या कि नेपाल ऊंचा है, नेपाल जो है पहाड़ी क्षेत्र में है, ऊंचाई पे है, हम लोग नीचे में है समझिए। तो ऊपर से वहाँ से जो नेपाल से जो तराई क्षेत्र से पानी छोड़ा जाता है सभी आकर के हमारे क्या कहते हैं गाँव में मिल जाता है, कोसी नदी में क्या होता है, मिल जाता है। देखिए कमला बलान जो है, जैसे कोसी नदी में कमला बलान हो गया, गंडक इत्यादि नदियों द्वारा अपना भयावह रूप लेती है और संकट वो क्या कहता है उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, यही है। ठीक है, इस तरह से बिहार में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करेंगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए बाढ़ का क्या कारण है, इसकी सुरक्षा संबंधी उपाय क्या है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अत्यधिक संख्या में जल जमाव नुकसान होता है। ठीक है, जान माल का नुकसान होता है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, बाढ़ के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कि नदियों में, यहाँ दोस्तों नंबर दे दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा। पहला कारण, नदियों में अधिक मात्रा में जल का जमाव पहुँचने से में बाढ़ आती है। देखिए नदी में जो है ना अधिक मात्रा में क्या होता है, वर्षा जल के पहुंचने के कारण क्या आती है, बाढ़ आती है। दूसरा कारण है कि वर्षा जल के साथ नदी की घाटी में मिट्टी के जमाव होने से भी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तीसरा कारण है वनस्पतियों की कटाई के कारण जो है बाढ़ आ जाती है। वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधा की हम लोग कटाई कर रहे, इस कारण भी मेन कारण यही है दोस्तों, इसी के कारण भी बाढ़ आ जाती है। चौथा कारण है कमजोर तटबंध के टूटने से भी बाढ़ आती है, यानी कि क्या कहते हैं पेड़ पौधा जो वनस्पति कटाई पर भी बाढ़ आती है। मतलब कैसे, मतलब मान लीजिए वनस्पति काट दिए, समय पे बारिश नहीं होती है, अब बारिश होती है तो अचानक इतना हो जाती है कि मतलब मत समझिए मूसलाधार बारिश हो जाती है। और देखिए कमजोर तटबंध के कहीं बांधे हैं तो उस तटबंधन कमजोर है, बांध कमजोर है, उससे टूट जाने से क्या होती है, उससे भी बाढ़ आने की समस्या बनी रहती है। अगला कह रहा है कि बाढ़ से सुरक्षा संबंधित उपायों की क्या किया जा सकता है। देखिए तो बाढ़ से संबंधित जो सुरक्षा का उपाय है ये निम्नलिखित है। क्या है, बाढ़ से पहला क्या है, देखिए बाढ़ की सूचना प्राप्त होते ही उस क्षेत्र के लोगों को हटा देना चाहिए। पहली बात, जानवर की क्षति कम होगा। बाढ़ पूर्व की दवा, खाद एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कर लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बाढ़ जब आए उससे पहले दवा की व्यवस्था कर लेनी चाहिए सरकार को। खाद एवं
से किस्त मान लीजिए मतलब खाने पीने की व्यवस्था कर, जल की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि वो जल जो आती है वो तो अशुद्ध जल रहती है, उसको थोड़ी पिएगा लोग, इसीलिए जल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, पानी पीने वाला। ठीक है, नदियों की तटबंधों की नियमित मरम्मत करनी चाहिए, यानी कि जब समझिए कि बाढ़ आने वाला है तो उससे पहले ही नदी की हर एक साल क्या करती है, उसका तटबंधन का नियमित मरम्मत की जानी चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए। चौथा है कि अगला क्या करा है, पाँचवा होगा दोस्तों। ठीक है, पाँचवा है कि मानव समाज को इस दिशा में जागरूक करने की आवश्यकता है। ठीक है, सभी आदमियों को जागरूक करना चाहिए कि बाढ़ से कैसे बचा जाए, कैसे मतलब क्या किया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुखाड़ के कारणों एवं इनके बचाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। सुखाड़ का क्या कारण है, देखिए यहाँ मुख्य लिखा है, मुख्य रूप से वर्षा को अत्यधिक कमी का को सुखाड़ कहा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से जो है वर्षा के अत्यधिक कमी जो हो जाती है उसे क्या कहा गया, सुखाड़ कहा गया है। इससे बचाव के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। क्या है, देखिए सुखाड़ के बचाव के लिए 2 प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। कैसी कैसी योजना होना चाहिए, आवश्यक है, दीर्घकालीन एवं लघुकालीन। पहला है देखिए दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत जो है ना नहर, तालाब, कुआं, पाइन, आहिर के विकास की जरूरत है। ठीक है, लघुकालीन योजना के भूमिगत जल के संग्रह वर्षा जल का संग्रह आवश्यक है। ठीक है, वर्षा जल को हमें संग्रहित करके रखना चाहिए जिससे कि सुखाड़ आने की समस्या ना रहे। ठीक है, देखिए तालाब को, नहर को, कुआं को, पाइन सभी को बढ़िया से मरम्मत की जानी चाहिए, साफ सुथरा रखनी जानी चाहिए, मतलब अच्छा से इसमें पानी को रखा जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि सुखाड़ की स्थिति नहीं होगी, पानी आता है किधर चल जाता है, इधर उधर हो जाता है, इससे क्या होता है, सुखाड़ पड़ जाता है। ठीक है, ऊपर वर्णित दीर्घकालीन योजना द्वारा जल को का संग्रह एवं सुखाड़ से बचाव को हो सकता है। लघुकालीन योजना के में बोरिंग के माध्यम से जल निकाला जाता है। देखिए लघुकालीन योजना में क्या होता है कि बोरिंग के माध्यम से जल निकाला जाता है, ड्रिप सिंचाई एवं छिड़काव सिंचाई, ठीक है ना, क्या होता है के द्वारा भूमिगत जल का उपयोग परिस्थितिकी के अनुरूप किया जाता है। वर्षा का संग्रहण पाइन द्वारा एक बड़े टंकी में किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इसका संग्रह कुंड या तालाब बनाकर किया जाता है। वर्षा जल संग्रह तकनीक सुखाड़ के दिनों में वरदान साबित होता है दोस्तों। ठीक है, यानी जब सुखाड़ पड़ जाता है तो वर्षा जल क्या होता है, ये हमारे लिए वरदान साबित होता है, समझिए सुखाड़ के दिनों में। दोस्तों अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, मित्रों को भी शेयर कर दे, क्योंकि आपके एक शेयर करने से उन्हें भी प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों देखिए कुछ योजनाएं हैं, कुछ परियोजनाएं हैं, उसका कार्य देखिए क्या है। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि किसी क्षेत्र में बाढ़ से होने वाली हानि का आंकड़ा इकट्ठा करे। ठीक है, तो छात्र शिक्षक की सहायता ले। ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र में जो बाढ़ से होने वाली हानि का आंकड़ा जो इकट्ठा करने के लिए कहा रहा, तो छात्र शिक्षक का क्या करे, सहायता ले। ठीक है, जितना भी स्टूडेंट है शिक्षक की सहायता से जानिए। अपने राज्य में सुखाड़ जिलों की पहचान करे, तो छात्र अपने शिक्षक से ये भी जान ले, स्वयं कर ले, ये खुद कर ले। ठीक है दोस्तों, ये परियोजना कार्य आपके लिए था। ठीक है, आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत। अगर नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा दोस्तों।